डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें कृषि से जुड़े हुए अहम विषयों पर हम विशेषज्ञ मेहमान से विस्तार से बातचीत करते हैं ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और आप उन जानकारियों के आधार पर जब खेती करें तो आपको अच्छा लाभ हो। इसके अलावा अतिरिक्त जानकारी के लिए आप सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं जिसके डिटेल्स हम आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में जान लेते हैं। आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे वो हैं खरीफ फसलों की देखभाल। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान बात होगी नवीन बागों के रोपण और देखभाल के बारे में। इन विषयों के बारे में आप भी कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए जब भी कॉल करें तो बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज़ बंद रखें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजने के अलावा ईमेल का भी माध्यम है जिसका चुनाव आप कर सकते हैं। अगर आप ईमेल के जरिए हमें सवाल भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए अगर सवाल भेज रहे हैं तो साथ ही अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर रामस्वरूप बाना, वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राधा मोहन शर्मा, आप प्रधान वैज्ञानिक है, फल विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जानेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में खरीफ फसलों के बारे में और साथ ही नवीन बागों के बारे में। तो आइए खरीफ फसलों से यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो खरीफ फसलों का ये मौसम चल रहा है और किसान जुटे हुए हैं अपने खेतों में। डॉक्टर बाना, हमें ये बताएं कि सबसे पहले हमारे खाद्य सुरक्षा की अगर बात कर ले, खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति की बात कर ले, तो इन खरीफ फसलों की क्या भूमिका होती है और हमारे किसानों की आमदनी का ये कितना बड़ा जरिया है? जी, देश के कृषि का योजनागत विकास के बावजूद आज भी लगभग आधा क्षेत्र हमारा वर्षा आधारित खेती पर निर्भर करता है और उसमें से जो खरीफ के मौसम की फसलें हैं ज़्यादातर वर्षा आधारित है। धान को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मक्का, इसके अतिरिक्त जो दलहन वर्गीय फसलें हैं जिसमें अरहर है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, तो इनका भारतीय अर्थव्यवस्था में तो योगदान है ही है। साथ ही साथ चूंकि इनमें खरीफ की जो फसलें हैं और जो वर्षा आधारित विशेषकर जो फसलें हैं उनमें लागत भी कम लगती है। यदि हम मिलेट्स की बात करें तो कम अवधि वाली होती है। इसी तरह दलहनी फसलें भी आसानी से जो सघन फसल प्रणालियां हैं उनमें उनका समावेश हो जाता है। और दलहन और मिलेट्स का मैं विशेष जोर इसलिए दे रहा हूं कि इनका मानव पोषण में तो महत्व है ही, साथ ही ये मृदा के स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वास्थ्य और जो बदलता जलवायु है उसमें ये भविष्य की फसलें सिद्ध होगी। तो ये न केवल अभी की आर्थिक स्थिति के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए, बल्कि जो हमारी भविष्य की खेती होगी उसके लिए भी हमारी फ्यूचर क्रॉप्स हैं, भविष्य की फसलें हैं। और अगर खरीफ फसलों में हम जो दूसरी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि कपास की फसल हो गई या अन्य फसलें जोड़ लें तो इनका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है और किसान की जो आमदनी है उसमें एक बड़ा योगदान है। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये खरीफ फसलें। लेकिन किसानों की अच्छी आमदनी तभी हो पाएगी जब वो फसलों की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे और अच्छी उपज ले पाएंगे। तो किन किन बातों का ध्यान रखना इस समय आपके लिए बहुत जरूरी है, विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। अरहर, मूंग और उड़द की बुआई के
प्रारंभिक 4 से 5 सप्ताह तक खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। पहली सिंचाई के बाद निराई कर देनी चाहिए। चौड़ी पत्ती और घास वाली खरपतवार को रासायनिक विधि से नष्ट करने के लिए पेंडिमेथिलीन 30 EC 3.30 लीटर या एलाक्लोर की 4 लीटर या मेटाक्लोर 50 EC 2 लीटर या 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पहले छिड़काव कर देना चाहिए। अरहर की फसल में बुआई के 25 दिनों बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण और सघन पौधों को निकाल देना चाहिए। सब्जी फसलों की बात करें तो बैगन में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमेथिलीन नामक खरपतवार नाशी की 3 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से पौध रोपाई से पहले उपयोग करें और जरूरत के हिसाब से निराई गुड़ाई करते रहें। अदरक में बुआई के 40 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 25 किलो नाइट्रोजन मिट्टी चढ़ाते समय दें। फलों की बात करें तो लीची में गूटी बांधने का काम करें और रोपाई का काम महीने के अंत तक करें। केले में पेड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर जल निकास का प्रबंधन करना चाहिए। फल आने वाले पौधों में सहारा देने के लिए थूनियां लगानी चाहिए। नींबू वर्गीय पौधों को सिल्ला, लीफ माइनर और सफेद मक्खी से बचाने के लिए 770 मिलीलीटर ऑक्सीडमेटोन मिथाइल 27 EC 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। वहीं अगर फूलों की बात करें तो रजनीगंधा, ग्लैडियोलस में जरूरत के हिसाब से सिंचाई, निराई गुड़ाई करें और पोषक तत्वों के मिश्रण का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि रसायनों का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से करना बेहतर रहता है। जहाँ तो इस रिपोर्ट के जरिए कुछ अहम बातों के बारे में आपने जाना कि खरीफ फसलों की देखभाल में आपको इस वक्त क्या क्या करने चाहिए। बातचीत को और भी विस्तार देंगे, लेकिन आइए अब उन किसानों की बात करते हैं जो बागवानी फसलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो नए बाग है उसके लगाने का भी ये सही समय चल रहा है। तो डॉक्टर शर्मा, आपसे हम सबसे पहले यही समझना चाहेंगे कि अगर देश में बागवानी खेती की अगर बात करें तो बहुत से किसान जुटे हुए हैं, उत्पादन भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर हमारे किसानों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, देखिए, बागवानी फसलों की तरफ रुझान हमारे किसान भाइयों का बहुत बड़ा है और इसीलिए जो है खाद्यान्न से ज़्यादा उत्पादन बागवानी फसलों का पिछले 3-4 सालों में देखा गया है। इस बार भी लगभग 362 मिलियन टन के आसपास हम बागवानी फसलों के उत्पादन की अपेक्षा कर रहे हैं। तो क्योंकि ये वो फसलें हैं, ये उन ज़मीनों में भी की जा सकती हैं जिस ज़मीन का इस्तेमाल आप दूसरी फसलों के लिए नहीं कर सकते। तो जो ज़मीन हमारी इस्तेमाल नहीं हो पा रही उसमें हमारी, क्योंकि बहुवर्षीय फसलें होती हैं, तो अगर आप इनको लगाते हैं तो हमारे किसान भाई उस ज़मीन से भी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि जोत का साइज़ कम हो रहा है तो बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अगर हम आम लगा देंगे या अमरूद लगा देंगे, लीची लगा देंगे तो हमारे बच्चों कहाँ से रोटी खाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप बाग ज़रूर लगाएं और बीच में जो खाली जगह होती है उसमें आप बहुत सारी दालें वाली फसलें हैं या सब्जियां हैं जिनको आप लगा के, जब तक आपके बाग से आपको कोई अतिरिक्त आय नहीं मिल रही तब तक आप उससे आय भी कमा सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई इसको प्रयोग भी कर रहे हैं। नई नई प्रजातियां जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है, वो प्रजातियां अब आ रही हैं जिनको किसान भाई लगा के बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे किसान भाइयों का जो रुझान है वो बागवानी फसलों की तरफ बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और अगर भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है तो जाहिर तौर पर उनमें इन्हें भी शामिल करना बेहद ही जरूरी है। और इसके लिए किसानों को क्या करना चाहिए, किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए, जिसके बारे में डॉक्टर शर्मा बता रहे हैं, विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। ये समय नए फल बाग लगाने के लिए अनुकूल है। साथ ही इस समय बागों की उचित देखभाल करना भी अच्छा रहता है। अमरूद की बात करें तो अमरूद के नए बाग लगाने का ये सही समय है। इसकी किस्मों जैसे इलाहाबाद सफेदा, सरदार, अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, शंकर अर्का अमूल्य आदि प्रमुख हैं। आंवला के नए बाग इस महीने में लगाएं। इसकी किस्मों जैसे नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 10, फ्रांसिस और कृष्णा आदि प्रमुख हैं। आंवले के बागों में एफिड की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस,
0.04% का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। वहीं केले के लिए सकर्स खेतों में रोपें, जिसके लिए इसकी उन्नत किस्मों जैसे बसराई ड्वार्फ, हरी छाल, रोबस्टा, कोठिया और मालभोग आदि प्रमुख हैं। केले की खेती में अवांछित पत्तियों को निकाल देना चाहिए। पेड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर जल निकास का प्रबंधन करना चाहिए। फल आने वाले पौधों में सहारा देने के लिए थूनियां लगानी चाहिए। नए बाग लगाने के लिए अच्छी और स्वस्थ पत्तियां जो तलवार के आकार की हों, उत्तम किस्मों से लेकर लगानी चाहिए। बेर की किस्मों JG2, विलायती, उमरान, कैथली और सनोर 2 आदि का उपयोग कर नए बाग इस महीने में तैयार करें। बेर में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। लीची में गूटी बांधने का काम करें और रोपाई का काम इस महीने के अंत तक करें। नींबू वर्गीय पौधों को सिल्ला, लीफ माइनर और सफेद मक्खी से बचाने के लिए 770 मिलीलीटर ऑक्सीडमेटोन मिथाइल 27 EC 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तने और फल के गलने का बचाव करें। बरसात की पहली बौछार के तुरंत बाद 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। फसल में किसी भी दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और धान की बात करते हैं। प्रमुख फसल है और हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो किसान इस वक्त धान की खेती कर रहे हैं। डॉक्टर वाना, धान की जो रुपाई है किसान बारिश के आधार पर करते हैं, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवस्थाएं होंगी। तो जानना चाहेंगे अभी आपसे कि किस तरह की अवस्थाएं हो सकती है फसल की और इसके आधार पर किसानों को क्या करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी उपज मिले। जी, धान की अगर बात करें तो धान की बुआई मुख्यतः 2 तरीके से होती है, एक सीधी बिजाई और एक रोपाई विधि के द्वारा। तो जो सीधी बिजाई वाला धान है उसकी तो हम 15 जून तक संस्तुत करते हैं इस दिल्ली वाले क्षेत्र में, और अलग अलग क्षेत्रवार संस्तुति है, पर मुख्यतः जो जून का प्रथम पखवाड़ा है उसमें उसकी बिजाई हो जाती है। तो वो फसल तो करीब करीब 1 महीने या उससे अधिक की हो चुकी है, जिसमें अभी हमें पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन की तरफ ध्यान देना होगा ताकि हमारी अच्छी आमदनी हो, फसल अच्छी हो। जो रोपाई वाला धान है उसकी रोपाई का सही समय चल रहा है अभी। इसकी जुलाई के मध्य में शुरुआत हो जाती है और अभी चल रहा है। तो रोपाई करते समय ये ध्यान रखें कि जो स्वस्थ पौध है उसका ही उपयोग करें, और जब रोपाई करते हैं तो आप पडलिंग करके खेत को तैयार करते हैं। तो उससे पहले आप पडलिंग के बाद और रोपाई से पहले पोषक तत्वों का उपयोग कर लें। कुछ किसान हम देखते हैं कि रोपाई करने के बाद भी पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि पोषक तत्व प्रबंधन का जो पहला सिद्धांत ये है कि मुख्यतः जो फास्फोरस और पोटेशियम है वो जड़ तंत्र के बिल्कुल पास में होना चाहिए। यानी कि वैसे तो बताते हैं कि 5 सेंटीमीटर जहाँ पे पौधा लगता है उसके साइड में और 5 सेंटीमीटर नीचे, तो उस जगह पे पोषक तत्व उपलब्ध होंगे तो पौधा आसानी से पोषक तत्व ले पाएगा। कुछ क्षेत्रों में अमूमन देखने में आया है कि फास्फोरस की जो 0.2% की एक स्लरी बना के और उसमें भी पौध को डुबो के और फिर उसके बाद छिड़काव वो रोपाई करते हैं। उससे क्या होता है कि जो पौधा है उनको शुरुआती अवस्था में ही पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। और किसी भी फसल की और विशेषकर धान की जो रोपाई करते हैं या जो बिजाई करते हैं तो हमेशा कतारों में करें। और उससे क्या होता है कि एक तो आपस में पौधों में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, दूसरा चूंकि खरीफ का मौसम होता है तो खरपतवारों का प्रकोप काफी अधिक होता है, लगातार उगते रहते हैं, बरसात जैसे होती है और धान की फसल में तो पानी भरा रखते हैं। और आजकल इंटरमिटेंट जो अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग की हम बात करते हैं, यानी कि लगातार पानी भरा नहीं रख के और उसमें 2-3 दिन खाली रख के फिर पानी भरें,
अच्छा। यानी कि बार बार उससे लगभग 20 से 25% तक पानी की भी बचत होती है। साथ ही जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जहरीली गैसें जो निकलती है, उनका उत्सर्जन भी कम होता है। तो परंतु खरपतवारों का प्रकोप बढ़ने की संभावना होती है। तो कतारों में रोपाई करने से या कतारों में बिजाई करने से खरपतवार प्रबंधन भी आसान रहता है। ठीक, बिल्कुल। तो धान के खरपतवार नियंत्रण पे और भी विस्तार से आपसे आगे जानेंगे, क्योंकि ये एक प्रमुख समस्या किसानों के सामने आती है। जो फलों के बाग किसान लगाना चाहते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल ले लेते हैं। राकेश जी शिमला हिमाचल प्रदेश से इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राकेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार। नमस्कार, बताएं। मेरा पहला ये सवाल है कि हम ये कहना चाहता हूँ कि हम जो खरीफ फसल की जो है हम कौन सी किस्म की प्रजाति की फसल आप लगा सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है बागवानी पर। हमारे यहाँ जो नए सेब की जो है नए बाग लगाना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन से प्रावधान करना चाहिए, कौन कौन सा ध्यान रखना चाहिए अगर हम नए बाग लगाते हैं। ठीक है, सेब के बागों के बारे में जानना चाहते हैं। राकेश जी आपका पहला सवाल क्या था, किस फसल के बारे में ये जानना चाहते हैं? मतलब जैसे कि जैसे मूंग है, उड़द है, तो हमें उसमें जो है कौन से किस्म की जो है फसल का चयन करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आइए जानते हैं डॉक्टर वाना। जी हाँ, जो भी फसल आप लगाते हैं, चूंकि आपने सभी फसलों के बारे में पूछा है, तो उनकी उन्नत किस्मों का और नई किस्मों का चुनाव करें। उन्नत किस्में अधिक उत्पादन देने के लिए बनाई जाती है, जलवायु सहनशीलता के लिए बनाई जाती है, और जो रोग आते हैं उनसे प्रतिरोधक क्षमता के लिए बनाई जाती है। और जो नवीन किस्में होती है वो इन सब गुणों से भरपूर होती है। आपके लिए जो क्षेत्र की संस्तुत किस्में हैं, जैसे कि मूंग उड़द की बात करें तो पूसा विशाल है, पूसा 9531 है, और पंत उड़द 19 है, पंत उड़द 30 है। ये उड़द की किस्में हैं जो आपके क्षेत्र के लिए लगाई जा सकती है, या जो उत्तर भारतीय क्षेत्र है वहाँ पर लगाई जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो अन्य फसलें भी आप यदि जानने के इच्छुक हैं, तो आप निरंतर जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है या जो राज्य के कृषि विभाग हैं उनसे जुड़े रहें, और जो संस्तुत किस्में हैं आपकी जो अन्य फसलों की, उनकी भी आप जो नवीन किस्में हैं, संस्तुत किस्में हैं, उनको ही अपनाएं ताकि आपका उत्पादन अच्छा हो। बिल्कुल। और डॉक्टर शर्मा, सेब के बाग जो किसान लगाना चाहते हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, ये जो समय है वो सदाबहार फल वृक्षों के लगाने का है। जो टेम्परेट फल होते हैं या जो पहाड़ी फल होते हैं, उनके लगाने का समय दिसंबर जनवरी होता है। और अगर बहुत ऊंचाई पे आप जाएंगे तो फरवरी में भी लगाते हैं। जैसे कश्मीर में अगर जाएंगे तो आप मार्च में भी लगाते हैं। तो ये निर्भर करता है कि बसंत ऋतु का आगमन कब हो रहा है। बसंत ऋतु के आगमन के साथ जो है जो आपके टेम्परेट फल हैं वो लगाए जाते हैं। जहाँ तक बाग लगाने की बात है, सबसे मुख्य बात यह है कि जो पहले जो सेब की प्रजातियाँ जो लगाई जाती थी, पुरानी प्रजातियाँ, वो अगर आप नीचे वाले इलाके में लगाते थे तो उन पर अच्छा रंग नहीं आता था, जिससे किसान भाइयों को अच्छा मार्केट में प्राइस नहीं मिलता था। तो अब जो है नौनी विश्वविद्यालय ने बहुत अच्छी किस्में बाहर से आयातित की हैं, जिनमें वो जीरो माइन एक प्रजाति है जो बहुत लाल रंग की होती है, और उसका उत्पादन जो है अगर आप MM106 पर लगाएंगे तो चौथे 5वें साल में आपको 24 टन तक उपज उन्होंने रिपोर्ट की हुई है। तो आप जो नौनी विश्वविद्यालय है वो पौधे प्रोवाइड करते हैं, कौन सी प्रजाति आपके क्षेत्र के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि कलर बेस्ड है। आजकल तो बहुत सारी नई प्रजातियां हैं, जिसमें गाला की सीरीज़ है, जीरो माइन है, रेड बेलॉक्स है। तो बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी बाज़ार में डिमांड हो। साथ ही साथ ऐसी प्रजातियां जो थोड़ा जल्दी पकती हों वो लगाना ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि बरसात के बाद उनमें बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं और फल की गुणवत्ता भी थोड़ी ख़राब हो जाती है। तो बेहतर है कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी हो और उससे अच्छा कलर आता हो, ताकि आप बाज़ार में उसकी आपको अच्छी प्राइस आपको मिल सके। बिल्कुल। तो राकेश जी, उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और इसी तरह से खरीफ फसलों और नए बागों के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी कार्यक्रम में। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो
तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि जो खरीफ फसलें हैं उनकी देखभाल कैसे करें। साथ ही ये भी बात हो रही है कि जो नए बाग किसान लगाना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से रोपण करना चाहिए या फिर किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो विस्तार से इन विषयों पर बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख करते हैं। महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। आइए उनका रुख करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताएं अपना नाम। सुरेश पाटिल जी। जी बताएं। हमने अभी आंबा लगाने का है, चंदन और संतरा लगाने का, इसको कैसे क्या देखभाल करने का? आम और संतरा लगाना चाहते हैं हाँ, और चंदन लगाना चाहता हूँ, मूंगफली। ठीक है। इसका देखभाल कैसे करना, लगाने का कौन सी जी जी आइए जानते हैं विस्तार से। दोनों ही फसलों के जो लगाने का उत्तम समय होता है वो जुलाई और अगस्त का महीना होता है, क्योंकि नमी जो है मिट्टी में और वातावरण में पर्याप्त नमी होती तो इसमें आपको पौधों की मृत्यु दर कम हो जाती है। अन्यथा सदाबहार फल वृक्ष जो भी हैं उनको आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मार्च के बाद तापमान दिन ब दिन बढ़ता है तो उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है और उसमें सक्सेस हमें कम मिलती है। लेकिन अगर आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो आप फरवरी मार्च में भी इसको लगा सकते हैं। जहाँ तक लगाने की बात है तो उसमें ये आवश्यक है कि आप इसकी तैयारी जो है जून महीने से आपको शुरू कर देनी चाहिए। जून के आरंभ से क्या उसमें सही तरीके से आपको जहां लगाना है उसका आप कागज़ पर रेखांकन करें, फिर उसको फील्ड पर उतारें और कम से कम 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोद के 10 से 12 दिन के लिए आप उसको खुला छोड़ दें। और जब उसमें खूब धूप लग जाए, अगर वहाँ दीमक है तो आप क्लोरपारीफॉस जैसी दवाएं उसमें 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल डाल कर दे सकते हैं ताकि उसमें दीमक वगैरह न रहे। और उसको जब धूप लग जाएगी तो उसमें अपने आप ही जो है बहुत सारे जो बीमारियाँ हैं या कीट हैं वो या तो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। उसके बाद आप उस गड्ढे में कम से कम 10 से 20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला के गड्ढे को भर दें। इसके बाद जो हमारा जो न्यू वर्गीय फलों का जो रिसर्च सेंटर है हमारा नागपुर में ICR का, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले पौधे आप लें, क्योंकि ये गलती आप ना करें कि किसी ऐसी नर्सरी से ले लें जो प्रमाणित नहीं है। तो एक विश्वसनीय जो नर्सरी है आप वहाँ से खरीदें। उनके लगाने की विधि सेम है कि आम की और न्यू वर्गीय फलों की, बस प्रजाति का अंतर है। तो जो भी प्रजाति आम की आपके क्षेत्र में चाहे अल्फांसो है या कोई दूसरी प्रजाति जो अच्छी होती हो, किसी भी एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय से या किसी प्रमाणित नर्सरी से आप पौधे को खरीदें और पौधा जो है 1 साल से ज़्यादा बड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और जब आप लगाएं तो उसका जो प्योंद है जहाँ पे बडिंग या ग्राफ्टिंग जो हुई है वो कम से कम ज़मीन से 20 सेंटीमीटर ऊपर रहे। अगर आप इस तरह बाग लगाते हैं तो निश्चय ही वो दूसरे तीसरे साल से आपको फल देना शुरू कर देगा। और आप इसके साथ ही सुरेश जी चंदन की फसल भी लेने के इच्छुक नजर आते हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली अगर आप चंदन लगाना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप अपने जो नज़दीकी रिसर्च सेंटर है कि क्या वो उस क्षेत्र में हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो आप वहाँ के जो लोकल विशेषज्ञ होंगे या कृषि विज्ञान केंद्र के जो लोग होंगे, जो फॉरेस्ट्री के लोग, खास करके जो फॉरेस्ट से बागवानी से जो लोग संबंधित हैं, आप उनसे संपर्क करें, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सुरेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर पुरुषोत्तम जी जुड़े हुए हैं डोडा जम्मू कश्मीर से। पुरुषोत्तम जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भद्रवा, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से। जी मेरा सवाल ये है कि जो लीची के पेड़ हैं यहाँ लगाए जा सकते हैं? अच्छा, लीची के पेड़ लगाए जा सकते हैं कि नहीं? जी जी डॉक्टर शर्मा। पुरुषोत्तम जी, आपका क्षेत्र अखरोट और सेब के लिए बहुत फेमस है और आप वहाँ नाशपाती भी लगा सकते हैं। इसके अलावा एप्रिकॉट आपके क्षेत्र में ठीक होती है। तो क्योंकि लीची जो है वो गर्म इलाके का फल है, जब सर्दियों के दिनों में क्योंकि उसके पत्ते नहीं गिरते हैं सेब की तरह, तो अगर आप लीची वहाँ पे लगाएंगे तो ठंड से लीची का पेड़ मर जाएगा। तो बेहतर यह है कि जो आपकी अपनी फसलें हैं जिसमें आप सेब है, नाशपाती है, अखरोट आपके क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। जी ठीक है। और खुबानी, अब कुछ नए फसलें अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप नेक्टरीन जैसी फसलें भी लगा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी आय बाजार में दे सकती है।
बिल्कुल, तो पुरुषोत्तम जी आप ज़रूर इस सुझाव पर अमल करेंगे, मुझे उम्मीद है, और लीची के बजाय इन फलों का आप चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं अब। डॉक्टर वाना, आप धान की फसल में खरपतवारों का जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि बताएं हमारे किसानों को कैसे प्रबंधन करें। धान की फसल में खरपतवार प्रबंधन खरीफ के मौसम में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो शुरुआती अवस्था है, जब तक पौधा बढ़ता है उससे तेज गति से खरपतवार बढ़ते हैं और कई बार तो पूरा कवर कर लेते हैं, विशेषकर सीधी बिजाई वाले धान में। तो मैं सीधी बिजाई से ही शुरू करूंगा। जून के महीने में जैसे ही बिजाई करते हैं, बिजाई करने के बाद चूंकि पहले पलेवा करके ही बिजाई करते हैं अमूमन, या सूखी बिजाई करते हैं तो उसके तुरंत बाद पलेवा करते हैं और फिर खरपतवार एक प्लस के रूप में आते हैं। तो उसमें जो भी प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, यानी कि अंकुरण से पूर्व और बुआई के पश्चात जो 1 से 2 दिन की अवधि में या तो पेंडिमिथालिन या प्रेटिलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर, प्रेटिलाक्लोर 750 ग्राम, ब्यूटाक्लोर भी 750 ग्राम से 1 लीटर सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से 400 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर देते हैं, तो शुरुआती अवस्था में खरपतवार नहीं होते। और जो फसल है धान की, उसको लगभग 4 सप्ताह तक पानी नहीं दिया जाता, जिससे कि वो खरपतवार जमते नहीं है। और जब बारिश का मौसम में बरसात आ रही है, तो उस दशा में यदि जल्दी भी खरपतवारों का फ्लस आता है, तो उसमें आप खरपतवारों को देखें, यदि जैसे बिस्पायरिबेक सोडियम एक खरपतवारनाशी आता है, उससे भी आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके अलावा साइहेलोफोप-ब्यूटाइल है, यदि घास वर्गीय जो खरपतवार है तो साइहेलोफोप-ब्यूटाइल से भी आप नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं तो बिस्पायरिबेक सोडियम से नियंत्रित कर सकते हैं। पर किसी भी फसल में खरपतवार प्रबंधन का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो ये है, जो अन्य धान की फसल और अन्य फसलें भी, यदि आप हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं तो उसके अपने फायदे हैं। विशेषकर मृदा में आपका वायु संचार बढ़ जाता है, पौधों में जड़ तंत्र में वृद्धि होती है। डॉक्टर आपकी जगह यहाँ रुकना पड़ रहा है आपको, अगले कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना ये चाहता हूँ कि धान की फसल में जो ये समय अवस्था है, इसमें कौन से रीक और कौन से लग सकते हैं बचाना है। और दूसरी चीज मैं बाढ़ के बारे में जानना चाहता हूँ, बरसात का मौसम चल रहा है, तो इस समय हम कौन से फल लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, आम है, केला है, अमरूद है, पपीता है, नाश है, शरीफा है, काजू है, कटहल है, चीकू है, कपड़क है, नींबू, अंगूर, लीची, बेर, अनार, अंजीर, फलसा, आंवला, बेल, सहतूत, करौंदा, कद्दू, इमली, जामुन, तो कौन से इस समय में लगा सकता हूँ? ठीक है, आइए आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी डॉक्टर वाना, पहले आप बताना चाहेंगे? हाँ, मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि चूंकि वो उनका खरपतवार प्रबंधन से ही संबंधित है। हमारी बात यही चल रही थी कि खरपतवार नियंत्रण करें खरीफ की फसलों में, तो हाथ से निराई गुड़ाई करें, और जो शुरुआती 3 से 4 सप्ताह है, यानी कि 20-25 दिन की जो अवस्था है, उसमें फसल अगर खरपतवार मुक्त रहे तो फिर फसल इतनी बड़ी होती है कि खरपतवारों से प्रतिस्पर्धा आसानी से कर लेती है। और हाथ से निराई गुड़ाई करने का फायदा यह है कि ऊपरी परत मृदा के टूटने से मृदा नमी संरक्षण में तो मदद मिलती ही है, वायु संचार बढ़ता है मिट्टी में, उससे पौधों का जो जड़ तंत्र है वो मजबूत होता है। जड़ों में जो सूक्ष्म जीव है, विशेषकर जो वायवीय, जो ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ने से जो ऑक्सीजन लविंग माइक्रोब्स हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि पोषक तत्वों का अवशोषण में भी फसल को मदद मिलती है, जो मूल तंत्र है वो बढ़ता है और खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। जी जी। और डॉक्टर शर्मा बताएं, नंदस्वरूप जी ने कई फलों का जिक्र किया। मिश्रा जी को मैं कहना चाहूंगा कि सेब नाशपाती छोड़ के आपने जितने नाम लिए, आप सभी फल लगा सकते हैं इस सीजन में। जी जी। दूसरी चीज ये कि जहां तक आपने आम के ऊपर प्रश्न पूछा है, तो आम की जो पुरानी प्रजातियां हैं वो 1 साल फल देती हैं, 1 साल फल नहीं देती। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो नई प्रजातियां आई हैं, हमारे संस्थान ने कई प्रजातियां विकसित की हैं जो हर साल फल देती हैं। खास करके मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे मल्लिका बहुत अच्छी प्रजाति है, पूसा अरुणिमा, अगर आप लेट तक आम चाहते हैं, क्योंकि हम 15 अगस्त के आसपास दिल्ली की कंडीशन में हम आम हार्वेस्ट करते हैं, पूसा अरुणिमा जो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, लाल रंग की है, मार्केट में प्राइस उसकी बहुत अच्छी है। तो और अगर अगली लगाना चाहते हैं तो पूसा सूर्या है। इसके अलावा अंबिका और अरुणिमा जो आपके लखनऊ संस्थान ने विकसित की हुई हैं, रहमान खेड़ा वाले संस्थान ने, आप उन प्रजातियों को भी लगा सकते हैं। तो जब भी आप लगाएं, नई प्रजाति लगाएं, और जो नियमित फलत देने वाली प्रजातियां हैं, अगर आप उनको लगाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, मैं चाहूँगी कि लगे हाथों आप हमें बता भी दें कि जो किसान इच्छुक है आम के नए बाग लगाने के, तो उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी
करनी चाहिए? देखिए, आम की तैयारी अगर आप इस सीजन में लगाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि जून सबसे अच्छा महीना होता है, क्योंकि उस वक्त धूप बहुत तेज होती है, तो सूर्य की रोशनी से ही बहुत सारे कीड़े बीमारी जो गड्ढे के मर जाते हैं। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप 1 क्यूबिक मीटर का गड्ढा खोद के 15 दिन उसको खुला छोड़ दें और उसके बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद कम से कम 10 से 20 किलोग्राम मिला के उस गड्ढे को ज़मीन से ऊपर तक भर दें। अच्छा। क्योंकि जब अब बारिश होती है जब उसमें सिंचाई करते हैं तो मिट्टी नीचे बैठती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने पौधा लगाया और उसके बाद अगर मिट्टी बैठ गई तो आपकी जो जड़ है वो खुली रह जाती है। तो इसलिए उसको ज़मीन से थोड़ा ऊपर तक भरें और हो सके तो रुपाई से पहले एक इरिगेशन करके देख लें कि कहीं इसकी मिट्टी नीचे तो नहीं बैठ रही। अगर मिट्टी नीचे जा रही है तो थोड़ी और मिट्टी उसमें डालें। जब ये होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर आम की आप बात करेंगे तो हमारे संस्थान ने बहुत ही सुंदर प्रजातियां विकसित की हुई हैं, जिसमें आम्रपाली है, मल्लिका है, पूसा सूर्या, पूसा लालिमा, पूसा प्रतिष्ठा, पूसा पीताम्बर, पूसा दीपशिका, पूसा मनोहरी और पूसा अरुणिमा। ये जो प्रजातियां हैं इनमें बहुत सारी प्रजातियां लाल रंग की हैं और कुछ प्रजातियों में जो मिठास है थोड़ी सी कम है, क्योंकि विदेशों में जो लोग आम खाते हैं, अगर आप विदेश में आम भेजने के लिए आम लगाना चाहते हैं तो पूसा सूर्या या पूसा लालिमा, अरुणिमा, इनका जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड का जो कंटेंट है वो 18 से 19 के आसपास है। तो कम मिठास वाली प्रजातियां जो है निर्यात के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जिनका रंग लाल हो और मिठास थोड़ी सी कम हो। तो हमारे संस्थान ने जो प्रजातियां विकसित की हुई हैं, अगर आप उनको लगाते हैं तो वो फल जो है आप विदेश में भी उनका निर्यात करके एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। चंद बहादुर जी पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंद बहादुर जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, हम ये पूछना चाहें कि सर हमने कीटनाशक खरपतवारनाशक दवाई लगाई है धानों में, हमारे पास 5 हेक्टेयर धान है सर। अच्छा, 5 हेक्टेयर। जी। डॉक्टर बाना कुछ कहना 5 हेक्टेयर धान है सर, हमने धान वाली दवाई लगाई है तो धान हमारा रुक नहीं रहा है, पर धान लंबाई पकड़ रहा है। नहीं, आपने खरपतवारनाशी दवाई लगाई है, उससे धान में क्या हुआ है? धान जो है लंबाई पकड़ रहा है, ग्रोथ नहीं ले रहा, तो उसमें क्या लियोसीन वगैरह डाल सकते हैं? लियोसीन ग्रोथ प्रमोटर। अच्छा, देखिए, खरपतवार जो नाशी उपयोग करते हैं वो खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए होते हैं, खरपतवारों को मारने के लिए होते हैं। वो तो आपने उपयोग कर ही लिए और मैं समझता हूँ कि आपका खरपतवार नियंत्रित हो गए हैं। चूंकि बरसात हो रही है और निरंतर हो रही है आपके क्षेत्र में, तो अभी तो पानी की तो कोई कमी नहीं है। पोषक तत्वों का जरूर आप ध्यान रखें, क्योंकि पोषक तत्वों की कमी से कई बार वृद्धि अच्छी नहीं होती है। यदि किसी प्रकार का रोग और इस तरह का प्रकोप नहीं है तो निश्चित रूप से आपके पोषक तत्वों की ही समस्या होगी। पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जरूरी है कि मिट्टी की जांच कराएं और उसके अनुसार ही जो सॉइल हेल्थ कार्ड में संस्तुत दरें हैं उसके अनुसार ही पोषक तत्वों का उपयोग करें। और यदि वो नहीं भी जांच कराई है तो जो धान की फसल है उसमें 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास और उसके साथ ही 25 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टर की दर से देनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और बाकी जो फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूरी मात्रा बिजाई से पहले देनी होती है। नाइट्रोजन को 3 भागों में इसलिए विभाजित किया जाता है ताकि जो इसका उपयोग की जो दक्षता है उसमें वृद्धि हो सके। जो पहली खुराक तो बिजाई से पहले दे दी होगी आपने, पर जो दूसरी खुराक है जब फसल लगभग 1 महीने की हो जाती है, यानी कि खरपतवार नियंत्रण के पश्चात आपको देनी है, और तीसरी जो पुष्पावस्था से पूर्व की अवस्था होती है उस समय देनी होती है, ताकि निरंतर आपकी फसल को पूरे जीवन चक्र में नाइट्रोजन मिलती रहे। तो पोषक तत्व प्रबंधन ठीक करेंगे तो आपका ये समस्या नहीं रहेगी। बिल्कुल। तो जंग बहादुर जी, मुझे उम्मीद है कि जो सलाह यहाँ पे डॉक्टर बाना ने आपको दी है आप उस पर जरूर अमल करेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और बातचीत को जारी रखेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की देखभाल के बारे में और नए बागों के रोपण और देखभाल के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राम प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ करनाल हरियाणा से फोन लाइन पर हैं। राम प्रकाश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। जी मेरे पास आम के 40 साल पुराना पेड़ है। अच्छा, आम के 4-5 पेड़ हैं, ठीक है? नहीं, 40 साल पुराना पेड़ है। अच्छा, 40 साल पुराना पेड़ है, ठीक है। उसको रेनोवेशन के लिए क्या करना है? उसको काटते हैं कि ऊपर से कितना काटना चाहिए? जी आइए जानते हैं डॉक्टर शर्मा। एक बिचारी का भी पेड़ है, उसको कई साल से आप फूल तो आते हैं, उसको झड़ जाते हैं। अच्छा, फूल आते हैं झड़ जाते हैं, उसमें ये समस्या आ रही है, ठीक है। आइए जानते हैं कि क्या किया जा सकता है। जी डॉक्टर शर्मा, क्या सुझाव होगा आपका? रामप्रकाश जी, ऐसा है कि आम की उम्र अगर 40 साल हो गई है और अगर आपको उससे उत्पादन उचित नहीं मिल रहा है तो बजाय उसका रेजुविनेशन के आप बेहतर है कि आप जो है नई प्रजाति लगाएं और वो आपको तीसरे साल में फल देना शुरू कर देगी, क्योंकि 40 साल की उम्र ठीक ठाक एज हो जाती है और कई बार आम इसके बाद जो है डिजेनरेट करने लगता है। तो आप फिर उसको रिजुमिनेट करेंगे, फिर वो लेगा 3-4 साल फलत आने में और वो पुरानी प्रजाति होगी, 1 साल फल आता है 1 साल नहीं आता है, क्योंकि उस ज़माने में वो प्रजातियाँ नहीं थी जो हर साल फलत देती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि उसके बदले में आप एक पौधे की जगह 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं और जो रेगुलर बियरर हैं आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या हमारे जो लाइसेंसी हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और हमारा करनाल में भी एक सेंटर है भारतीय कृषि संस्थान का, वहाँ के इंचार्ज जो हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे पास आके आम की नई प्रजातियाँ ले सकते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि फूल खिलते हैं, जहाँ एक पौधा होता है, अक्सर हम ये कहते हैं जब आप बाग लगाएं तो एक से ज़्यादा किस्म लगानी चाहिए, क्योंकि स्वपरागण की समस्या आती है, सेल्फ पॉलिनेशन उसमें नहीं हो पाता है। तो हो सकता है कि उसकी वजह से गिरते हों, और अगर फल सेट होने के बाद गिर रहे हैं तो फिर आप नेपथलीन एसिटिक एसिड या 2,4-D का 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के अगर आप छिड़क देंगे और नमी पर्याप्त रखेंगे तो जो आपके फल गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। जी, तो राम प्रकाश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने आपको सुझाव दिया है कि जो नए प्रजाति है अगर उसका चुनाव अब करते हैं और नए बाग लगाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ के हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ अजमेर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताएं। मैम बागवानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अनार के पौधे बहुत सारे तो 5 साल पहले लगाए थे। अच्छा, हेलो जी तो वो उनके फ्रूट आता है लेकिन नींबू के आकार का केवल। अच्छा ठीक है, फलों का आकार भी बढ़ रहा है। नींबू के आकार का अभी पहले वाला क्वेश्चन वैसे उसी से रिलेटेड है। फूल भी आते हैं, झड़ जाते हैं, वो लाल हो जाता है, फ्रूट रेड कलर आता है लेकिन वो फिर काम का नहीं रहता। जी बताएं डॉक्टर शर्मा। प्रशांत जी, ऐसा है कि हम बागवानी जब नया बाग लगाते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारी जो योजना है वो बड़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय होता है और आपने अगर शुरुआती गलती कर दी तो फिर वो बाद में रेक्टिफाई नहीं हो पाती। ये निर्भर करता है कि आपने पौधे कहाँ से खरीदे थे, क्योंकि कई बार हमारे किसान भाई किसी ऐसी नर्सरी से पौधा खरीद लेते हैं या कोई सड़क पर बेचने आ गया उससे पौधा, अगर तो वो बीजू पौधा होता है तो एक तो बहुत सालों के बाद फलत में आता है, फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी। तो मैं निश्चय जो मुझे लग रहा है कि आपने पौधे किसी विश्वसनीय सोर्स से नहीं खरीदे हैं, इसलिए इस तरह की समस्या आ रही है। अन्यथा जो अच्छी प्रजातियां जिनकी संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए की गई है, आप वही प्रजाति लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब जिसकी जेनेटिक्स ही ऐसी है तो अब उसको हम ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसमें कुछ फर्टिलाइजर पानी देंगे तो थोड़ा सा साइज उसका और बढ़ सकता है, लेकिन जो पौधा है वो जिस प्रजाति की संस्तुति आपके क्षेत्र के लिए है आप उसको लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो प्रशांत जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाना, आपसे हम जानना चाहेंगे अब खरीफ की दूसरे मुख्य फसलों के बारे में। मक्का की बात कर लेते हैं या फिर मिलेट्स, ज्वार बाजरा की, तो उनके किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मक्का, ज्वार और बाजरा, जी इन फसलों में अभी एक तो ज़्यादातर जगह ये 20-25 दिन की, 15 दिन की या कहीं कहीं 1 महीने की हो गई है।
इनमें सही समय है दो मुख्य कार्य करने का। एक तो खरपतवारों का नियंत्रण करने का और दूसरा पोषक तत्व प्रबंधन करने का। साथ ही ये भी निगरानी रखते रहें, विशेषकर मक्का में कीटों का प्रकोप काफ़ी हो जाता है। इस साल तो अभी तक इस क्षेत्र में देखने को नहीं आया, अन्यथा जो फाल आर्मी वर्म है उसका प्रकोप हो जाता है। तो पहले तो पोषक तत्व प्रबंधन की मैं बात करूंगा। जो आपकी पहली खुराक है वो जब फसल 3 से 4 सप्ताह की हो जाए और बरसात हो रही है आपकी, तो उस समय जो नाइट्रोजन है उसकी जो स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं, जब 20-25 दिन की फसल हो जाए या 1 महीने के आसपास की हो जाए तब, तो वो कर दें। उसके अलावा खरपतवारों के प्रबंधन के लिए जो पोस्ट इमरजेंसी हर्बिसाइड्स आजकल अच्छे आ रहे हैं, हाथ से निराई गुड़ाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो जैसे खरपतवार नाशी है टेम्बोट्रियोन या टोप्रामिजोन, ये मक्का के लिए, टेम्बोट्रियोन बाजरा ज्वार में भी अच्छा काम कर रहा है। तो इनका टेम्बोट्रियोन 100 ग्राम और टोप्रामिजोन 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हैं, तो ये आपके सभी प्रकार के खरपतवार हैं उनका नियंत्रण अच्छे से कर पाते हैं। यदि फाल आर्मी वर्म का प्रकोप है तो उसका भी ध्यान रखें और कीटनाशी का छिड़काव करें यदि ज्यादा प्रकोप हो। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुरेश जी नागौर राजस्थान से फोन लाइन पे हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। लगता है हमारा कॉल जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर शर्मा आपसे जानना चाहते हैं अमरूद के बागों के किसानों के लिए क्या सुझाव? देखिए, बागवानी में एक सबसे आवश्यक बात है कि शुरुआती जो तैयारी और जो है चुनाव है पौधों का, वो सबसे आवश्यक है। तो मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अमरूद एक ऐसी फसल है जो दक्षिण भारत से लेके और कटरा और जम्मू एंड कश्मीर तक होती है, और इसकी अपनी अलग अलग विशिष्ट प्रजातियां हैं, जिसमें 2 तरह की प्रजातियां होती हैं, एक लाल गूदे की होती है और एक सफ़ेद गूदे वाली है। तो हमारे संस्थान ने 2 बहुत अच्छी, एक सफ़ेद गूदे की पूसा प्रतीक्षा और पूसा आरसी, दोनों बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं, और अगर आप इनको लगाते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और आने वाले बहुत ही जल्द 2 प्रजातियां संस्थान और विकसित रिलीज़ करने वाला है। तो किसानों के पास और पुरानी प्रजातियां तो ही, जैसे अलावा सफ़ेदा, लखनऊ 49 है, इनके अलावा जो है कुछ नई प्रजातियां हैं जिनको आप लगाएं, ताकि आप बाज़ार में जिनका भाव आपको अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर भारत में खास करके जो बरसात वाली फसल है, हम उसको कहते हैं कि आप अगर इसको नहीं लेंगे तो, क्योंकि जो सर्दी के सीज़न में जो फसल आती है अक्टूबर नवंबर में, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप बरसात की क्रॉप नहीं लेंगे तो जो अगली फसल आएगी सर्दियों वाली, उसमें आपको उपज भी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ फल की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपको बाज़ार में बहुत अच्छा रेट भी उसका मिलेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और प्रजाति का चुनाव बहुत सोच समझ के करें। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। अगले कॉलर तिलक राज जी इस वक्त हमारे साथ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। तिलक राज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो हेलो जी, तिलक राज जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं मैडम जी ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमने गुट्टी से पौधे तैयार किए होते हैं उनको हम सीधे लगा सकते हैं, जब उसको पावे में पन्नी में डालना पहले? अच्छा ठीक है, आइए जानते हैं डॉक्टर शर्मा, गूटी से जो पौधे तैयार होते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, गूटी से सारे पौधे आप तैयार नहीं कर सकते। इसमें लीची और लेमन खास करके जो ये फसलें हैं, इनमें आप गूटी से पौधे तैयार कर सकते हैं, लेकिन सावधानी आपको ये बरतनी है कि गूटी लगाने के बाद बरसात होनी ज़रूरी है, और 40 दिन के बाद आप देख लेंगे पॉलीथीन के में वो रूट्स नज़र आ जाते हैं आपको, और अगर उसमें अच्छी रूट आ गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक लीची जो है गूटी को पेड़ पे नहीं रखा जाता। जब एक बार जड़ें आ गई उसकी, तो उसके बाद हम उसको 40 से 45 दिन के बाद हम उनको काट के अपनी नर्सरी में लगा लेते हैं, फिर उनको वहाँ पालते हैं 2-4 महीने के लिए। तो लीची गूटी से आप उन्हीं पौधों को कर सकते हैं जिनमें जड़ें आसानी से निकलती हैं, और उसकी जो व्यावसायिक जो प्रबंधन की विधि है वो 2 फसलों में खास करके हम उसको रिकमेंड करते हैं। एक लीची में, क्योंकि जांच का जो आपका एरिया है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो लीची के लिए बहुत अच्छा है। तो आप अगर उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो जांच में एक सेंटर भी है, आप रोज सेंटेड मुजफ्फरपुर, देहरादून, कई प्रजातियां हैं जिनको आप लगा सकते हैं और जिन पर गूटी कर सकते हैं। साथ ही साथ लेमन में, लाइम में भी आप कर सकते हैं, लेकिन लाइम में समस्या ये होती है कि थोड़ा सा कांटा होता है। अगर आप बीज से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि बीज से भी पौधा बिल्कुल माँ जैसा बनता है, क्योंकि उसमें न्यूसेलर एम्ब्रियोनी होती है। तो बेहतर है कि आप लेमन और लीची, इन 2 फसलों को आप गूटी से प्रवर्धित कर सकते हैं, और उससे आप
बाग लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तिलकराज जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बाना, अब दलहनी फसलों के बारे में जानना चाहेंगे। जो मूंग अरहर जैसी फसलें हैं, किसानों को कैसे देखभाल करनी चाहिए? जी, दलहनी फसलें चूँकि शुरुआती अवस्था में बढ़ती कम है, और मूंग और उड़द और दलहन वर्गीय फसलों में एक तिलहनी फसल जैसे मूंगफली की या सोयाबीन की बात करें, दलहन वर्गीय ही है, तो शुरुआती वृद्धि धीरे होती है, तो खरपतवार दबा लेते हैं। तो जैसे ही इनकी बिजाई करें, यदि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड डाल देते हैं तो आपके खरपतवारों का प्रकोप नहीं होता है। और अभी हाथ से निराई गुड़ाई करें, और खड़ी फसल में इमेजतापायर नाम का जो खरपतवारनाशी आता है, उसकी 70 से 80 ग्राम दवा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से 400 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। तब आपके जो खरपतवार हैं उनका नियंत्रण हो जाएगा। पोषक तत्व प्रबंधन में इनमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है, मूंगफली को छोड़कर। मूंगफली में क्या होता है कि जब फसल इस अवस्था में आ गई, यानी कि करीब करीब 1 महीने के आसपास की अवस्था की हो गई, तो उसमें मिट्टी चढ़ाने का कार्य आपको करना है। साथ ही जिन क्षेत्रों में सल्फर की कमी है, तो उन क्षेत्रों में जिप्सम से आप यदि सल्फर दे देते हैं, तो जिप्सम से कैल्शियम भी मिल जाता है फसल को, जिससे कि जो मूंगफली है उसमें छिलका बनने में फायदा रहता है, और जो दाना बनता है उसका भराव अच्छा रहता है। सल्फर तत्व जाने से जो तेल की मात्रा है वो बढ़ती है, दाना भरावदार होता है और चमकीला होता है। तो ये जो पोषक तत्व हैं उनका उपयोग दलहनी फसलों में करने की जरूरत है। साथ ही जो कीट होते हैं और रोग होते हैं उनकी लगातार निगरानी करते रहें। यदि ज़्यादा मात्रा में प्रकोप होता है तो निश्चित रूप से जो कीटनाशी या कवकनाशी है उनका छिड़काव करें। यदि नीम का तेल इत्यादि से यदि कम प्रकोप है तो उनका छिड़काव करके भी आप इनको रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। जी, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। भंवर सिंह जी इस वक्त उज्जैन मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर हैं। भंवर जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो भंवर सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो भंवर सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए रुक करते हैं हमारे अगले कॉलर का। हमारे साथ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से अरुण जी फोन लाइन पर इस वक्त हैं। स्वागत है आपका अरुण जी, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैडम, मैं अरुण कुमार बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ आंवले के, अमरूद के और बेर के पेड़ हैं, लेकिन हम लोग जब 10-15 साल के हो गए तो हम लोग ने उनकी ट्रिमिंग करा है। ठीक, तो उसमें 2 साल हो, दूसरा साल है, ये फल नहीं आया उसमें। अच्छा, ठीक है। जी जी, तो डॉक्टर शर्मा क्या वजह हो सकती है? एक्चुअली ऐसा होता है अरुण कुमार जी कि जब इतने बड़े पौधे होते हैं उनमें ट्रेनिंग नहीं करते, उनमें प्रूनिंग करते हैं। ये अंतर होता है कि जब आप नया बाग लगाते हैं तो हम उसको, जैसे पुलिस वालों की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किस तरह से दौड़ के मजबूत रहेगा, लंबे टाइम तक चलेगा, उस पर उसको दूसरी चीज़ इफेक्ट नहीं करेंगी, तो उस वक्त जो हम शेप देते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेनिंग, प्रशिक्षण जिसको आप बोलें। तो ट्रेनिंग जो हम देते हैं वो नॉन बियरिंग ट्रीज़ में देते हैं जिनमें फलत नहीं आ रही। आप कह रहे हैं 15-15 साल उनको हो चुके हैं, तो ऐसे पौधों में कभी ट्रेनिंग नहीं की जाती, उनमें हम प्रूनिंग करते हैं। और प्रूनिंग करने के लिए सबसे आवश्यक बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो फलत है वो कहाँ होती है।
अब अगर आम को आप आगे से काट देंगे या लीची को आगे से हेडबैक करेंगे तो उस पर फल नहीं लगेगा। ठीक है, तो कुछ फल हैं जो 1 साल पुरानी लकड़ी पे फल देते हैं, कुछ है जो जैसे अमरूद है, अमरूद जो है जो नई को पल आएगी तो नीचे से 2 पत्ती छोड़ के जो आगे की जो शूट होगी बिल्कुल उसी सीजन की, उस पर फलत होगी। तो जब आप कटाई छटाई करते हैं तो हमेशा किसी न किसी विशेषज्ञ की सलाह से करें, अपने मन से ना करें, क्योंकि सारे पेड़ पे फल नहीं लगते। हर पेड़ की अपनी आदत है कि उस पर फलत कहाँ आएगी, और ख़ास करके तो कई फल ऐसे हैं जिनमें नर फूल अलग आते हैं, मादा लगाते हैं, उनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है। तो अगर आप जो फलत वाला एरिया अगर आप काट देते हैं तो उस पर फलत नहीं होगी। तो बेहतर है कि किसी नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह है, जब भी आप पेड़ों की छटाई करें, प्रूनिंग पर्टिकुलरली करें, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि उसकी जो बियरिंग हैबिट है, उसकी जो फलत है किस क्षेत्र पे आनी है, और उसको हम नहीं काटेंगे, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, तो उम्मीद है अरुण जी आगे से इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। सुरेश पाटिल जी कर्नाटक से फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते, मैं थोड़ा गन्ने के बारे में। अच्छा सुरेश जी, गन्ने का विषय तो आज नहीं है हमारा, और लगातार खरीफ के सीजन में जो गन्ने की फसल लेते हैं, अच्छा, जी क्या तो खरीफ और रबी के दोनों सीजन में रहती है, और यहाँ पे अभी 2 से 3 महीने से बात शुरू है, और बारिश की वजह से पूरा पानी भरते हैं गन्ने के खेत में, और ये नए जड़ छोड़ने के लिए कौन सा खाद का उपयोग करें? जी डॉक्टर बाना बताएं। जी कोई भी फसल है, गन्ने की फसल में चूँकि पानी ज़्यादा भर जाता है तो वो नुकसानदायक होता है। ज़्यादा भारी बारिश हो जाती है तो पानी को जल निकास का समुचित प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है। विशेषकर जो बरसात का सीजन है, आप उसमें जो पौधा है गन्ने का, उस पर मिट्टी चढ़ा दें ताकि एक तो वो गिरे नहीं, और दूसरा उसमें पानी जो फसल है उसके साथ में नहीं भरे। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जो अन्य फसलें हैं उनमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप उसमें जैसे ही ज़्यादा खेत में भराव हो जाता है तो बरसात रुकते ही खेत के सूखने के बाद, जल निकास के बाद, आप उसमें जो मृदा की ऊपरी परत है उसको तोड़ दें ताकि जो मिट्टी है उसमें वायु संचार होना शुरू हो जाए। उससे आपके खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे, साथ ही मिट्टी में जो वायु संचार है वो बढ़ जाएगा। और उसमें कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पानी भरा रहने से कीटों और रोगों का भी प्रकोप हो जाता है, और नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि जो निक्षालन हो जाता है पानी भरने से। तो ये ध्यान रखें कि यदि पत्तियां हल्की पीली पड़ना शुरू हो गई है तो 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा आप डाल दें। और सप्लीमेंट्री यदि ज़्यादा दिनों तक पानी, 3-4 दिन तक पानी भरा रह गया है तो सप्लीमेंट्री पोटास भी डाल दें, ताकि जो पौधा है उसकी रोग रोधिता भी बढ़ जाती है, और जो रोगों का प्रकोप हो जाता है वो भी, उससे भी आप बच सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपकी जो गन्ने की फसल या जो अन्य फसल जिनमें पानी भर गया है वो स्वस्थ रहेंगी। बिल्कुल सुरेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और सुझाव पर आप अमल भी करेंगे। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे बागवानी के जो किसान हैं जिन्होंने पिछले साल ही बाग लगाया हुआ है, उन्हें इस वक्त किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपने बागों का, किस तरह से देखभाल करें? देखिए, जो नए बाग हैं उनमें एक तो सबसे आवश्यक बात ये होती है कि जो प्योंद है, जहाँ बडिंग या ग्राफ्टिंग लगी हुई है, उसके नीचे से कोई शूट नहीं निकलनी चाहिए। खास करके जैसे नींबू वर्गीय फलों में बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर आपने उसको नहीं देखा, साइड से कोई शाखा निकल गई तो वो आपकी जो सांकुर डाली है ऊपर वाला, उस पर वो डोमिनेट कर जाएगी, और फिर आपका जो मुख्य पौधा वो मर जाएगा और जो मूल बनता है वो चल पड़ता है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि जो है डीसकरिंग, जिसको हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, कि प्योंद के नीचे से कोई शाखा किसी भी फसल में, फलत में, आप फल वाली फसलों में आप इसको अलाउ न करें, क्योंकि बरसात का सीजन है। तो 2 बातें बहुत मुख्य हैं। एक तो खरपतवार, तो बेहतर है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि उस पर अगर आप ब्लैक काली पॉलीथीन बिछा के रखेंगे, उसका जब थाला है, तो उससे आपके जो खरपतवार हैं उनका प्रकोप नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे हमारे डॉक्टर साहब अभी बता भी रहे थे, कि जल प्रबंधन, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे कि वो जो है वहाँ पानी भर जाए। साथ ही साथ पानी कभी भी तने को टच ना करे। अगर तने को टच करता रहेगा तो वहाँ से फाटोप्थोरा या दूसरी जैसी गलन है वो वहाँ हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और स्टेकिंग करके रखें, क्योंकि कई बार जो छोटे पौधे होते हैं वो टेढ़े बढ़ने लगते हैं। तो उसके साथ अगर आप एक सीधी लकड़ी लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि 1-2 साल के बाद वो पौधा अपने आप सीधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही 2 या 3 साल से आपको
फूल या फल आने आरंभ हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से अगला जो सवाल है हमारे कॉलर का वो ले लेते हैं। विकास जी बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो विकास जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो विकास जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? चलिए हमारा संपर्क टूट गया है लगता है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाना आपसे जानना चाहेंगे, कपास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है खरीफ की, चलते चलते इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, कपास की फसल में ये ध्यान रखना चाहिए, आजकल क्या हुआ है कि जो पहले बीटी आई थी तो ये जो बॉलवर्म थे वो होना बंद हो गए थे, उनका प्रकोप होना बंद हो गया था, तो दोबारा से ये आना शुरू हो गया है। तो एक तो फसल की निरंतर निगरानी करते रहें और बहुत बार ऐसे ही बिना कीट आए स्प्रे कर देते हैं, तो उससे बचना चाहिए। जो अंधाधुंध रसायनों का उपयोग है उसको कपास में विशेषकर होता रहता है, तो वो ना करें। यदि कीटों का प्रकोप अधिक होता है तो उसी दशा में आप कीटनाशी है उनका प्रयोग करें। साथ ही इस समय खरपतवार प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन का ध्यान रखें ताकि आपकी फसल हष्ट-पुष्ट रहे। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है, विशेषकर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पंजाब के कुछ क्षेत्र हैं या हरियाणा में, तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनका 0.5% का, जैसे जिंक सल्फेट का जिंक की कमी हो तो आयरन वाले क्षेत्रों में आयरन सल्फेट की पर्णीय छिड़काव करके आप उन फसलों में जो पोषक तत्वों की कमी है उसको दूर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रामस्वरूप बाना और डॉक्टर आरएम शर्मा, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी हमें कार्यक्रम के दौरान दी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। धन्यवाद। तो विस्तार से आज आपने जाना कि जो खरीफ फसलें उनकी देखभाल किस तरह से करें और नए बाग अगर किसान लगाना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इन सभी जानकारियों से आपको ज़रूर लाभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय होगा वो रहेगा वर्षा की अनिश्चितता के मध्य कृषि की रणनीतियां। साथ ही बात होगी शीतोष्ण फलों की बागवानी के बारे में। इन विषयों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप सवाल भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नोट कर लें हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से भी, और जो हेलो किसान कार्यक्रम है वो देख सकते हैं कभी भी। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।